गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग फिजिक्स पढ़े थे। फिजिक्स में हम लोग का गोलीय दर्पण पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसी में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। 5 क्वेश्चन हम लोग लिख चुके थे। 5 क्वेश्चन आप लोग को बनाना था घर से। अभी और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ जो आप लोग को बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग। लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्या दिया गया है। अवतल दर्पण में वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु का किस स्थिति में काल्पनिक एवं बाड़ा प्रतिबिंब बनता है। 12 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने यदि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तो किरण आरेख की सहायता से बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। क्वेश्चन 7 था आप लोग। क्वेश्चन 8 देखिएगा। अवतल दर्पण के 3 उपयोग के लिखे। ये क्वेश्चन आप लोग का 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तल दर्पण का उपयोग गायों के पृष्ठदर्शी के रूप में दर्पणों के रूप में क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हुआ। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। वह कौन सा दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा काल्पनिक तथा छोटा बनता है। जितना अभी तक आप लोगों को पढ़ाएगा वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है और वहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को देखिएगा किस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 ही देखिए। पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन अवतल दर्पण की वस्तु की स्थिति काल्पनिक में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस स्थिति में भाई, किस स्थिति में बनता है। तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा अवतल दर्पण के बारे में। किस स्थिति में, किस स्थिति में। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण पे चलिएगा। इसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। क्वेश्चन अवतल दर्पण में वस्तु का स्थिति किस स्थिति में काल्पनिक एवं बड़ा बनता है। तो काल्पनिक एवं बाड़ा। तो भाई किस स्थिति में बनेगा काल्पनिक एवं बाड़ा। तो केस फर्स्ट में। अवतल दर्पण के क्या लिएगा आप लोग, केस फर्स्ट में आंसर लिखिएगा। 6 नंबर का कौन सा आंसर लिखिएगा, केस फर्स्ट। अवतल दर्पण का केस फर्स्ट। अवतल दर्पण का केस फर्स्ट होगा आप लोग का आंसर। अवतल दर्पण का केस फर्स्ट निकालिए, वही आंसर आपका 6 का हो जाएगा। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन में। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने यदि 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखी जाती है, किरण आरेख से सहायता से प्रकृति को बताइए। तो आपको एक क्वेश्चन बताया गया होगा नियम 2। यहाँ पर देखिएगा रूल नंबर्स। केस 2 में चले जाइए। केस 2, केस 1, केस 1 6 का केस 1 होगा आंसर। केस 1, केस 1 6 का आंसर है केस 1। और 7 का आंसर आप लोग का हो जाएगा अवतल दर्पण बनाकर पता का किरण आरेख खींचना। अवतल दर्पण का फोटो बनाकर इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना, जो कल आपको पढ़ाया गया था या परसों। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में। हाँ, इसका अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखिए। तो अवतल दर्पण का 3 उपयोग आप लोगों को कल बताया गया था। परसों बताया गया था अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, हजामती के बारे में, इस सब के वही वाला प्रयोग को 3 प्रयोग को लिख देना है। 3 किस किस चीज में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल का दर्पण का उपयोग गायों के पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो आपको लिखाया गया होगा उत्तल दर्पण के उपयोग के नीचे। आप लोग देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये वाला आंसर आपको लिखना है। कितने नंबर क्वेश्चन में,
यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। कहाँ वाले किस क्वेश्चन नंबर में? क्वेश्चन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ये 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर का आंसर आप लिखिएगा, परिचालक निम्नलिखित कारणों से मिलेंगे, यहाँ से लेकर कहाँ तक बनता है तक लिखिएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा छोटा सा बनाता है? कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनाता है। काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु से छोटा बनाता है। कौन सा दर्पण? क्वेश्चन नंबर आइए आप, क्वेश्चन 10 नंबर 9 नंबर 10 नंबर का आंसर कौन सा दर्पण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तल दर्पण। आप लोग लिख लीजिए आंसर 10 का उत्तल दर्पण। 10 का आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। 10 का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है आप लोगों को? कौन कौन सा फिगर स्वच्छ किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की व्याख्या करें जब वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है। भाई ध्रुव एवं फोकस के बीच में रखा जाता है। ध्रुव जब अवतल दर्पण में चर्चा की जा रही है ना, तो ध्रुव जब फोकस, ध्रुव और किसके बीच में रखा जाता है? फोकस के बीच में। इसका आप ध्रुव एवं फोकस के बीच में चर्चा की जा रही है तो केस फर्स्ट बनाइएगा। 11 का पहला केस फर्स्ट, अवतल दर्पण का केस फर्स्ट। 11 का पहला के लिए अवतल दर्पण का केस फर्स्ट। तो अवतल दर्पण वाला, उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण में आप लोग, हाँ अवतल दर्पण वाला देखिएगा आप लोग। 11 का पहला का, 11 का दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा वक्ता केंद्र के परे रखा जाता है, यानी वक्ता केंद्र पर रखा जाता है दर्पण के तो केस 4। 11 का दूसरा के लिए अवतल दर्पण का केस 4। फोटो बनाना, पूरा लिखना भी है, फोटो भी बनाना है। दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। हाँ 11 के दूसरा, हाँ आया हुआ था आप लोगों को केस 4 11 का दूसरा आप लोगों को। अब तीसरा देखिए, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। वक्ता केंद्र और किसके बीच में? फोकस केंद्र, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। केस 3 में आप लोगों का 11 का तीसरा का केस 3 अवतल दर्पण वाला केस 3 लिखिएगा आंसर। अवतल दर्पण जो केस 3 पढ़ाया गया था आप लोग, वही उसी का आंसर हो जाएगा आपका किसका? वक्ता केंद्र वाला। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई? अनंत पर जब रखा जाता तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? फोकस पर बनता है। आंसर 12 का आप लोग कहाँ लिख दीजिएगा? फोकस पर। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? फोकस पर। 12 का आंसर आप लोग लिख लीजिए फोकस पर, फोकस पर। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और अब देखिए भाई यहाँ पर लिखिएगा अवतल दर्पण का, जब अवतल दर्पण का हजातवी दर्पण में प्रयोग और डॉक्टर दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? डॉक्टर क्यों करता है दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग? देखिए जब अवतल दर्पण का उपयोग हजातवी दर्पण में के रूप में किया जाता है क्योंकि वह चेहरे का सीधा तथा बड़ा वास्तविक आपको लिखाया गया होगा यहाँ पे। नहीं, आपको बताया गया था, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि हजातवी दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है? वे चेहरे को सीधा तथा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक ना? आप लोग आंसर या लिख लीजिए, यहाँ पर हम आप लोगों को लिखा दे रहे हैं आंसर। 11 का आंसर, 12 का, 13 का आंसर लिखिएगा आप लोग। 13 का उत्तर आंसर आप लोग लिखिएगा। 13 के आंसर पहला का लिखिएगा कि हजांती दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग हजमाती दर्पण के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है।
क्योंकि वे चेहरे का सीधा बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। आप 13 का दूसरा का आंसर लिखिएगा आप लोग, क्योंकि रोगी डॉक्टर क्यों प्रयोग करता है इसका अवतल दर्पण का, तो रोगियों के कान नाक अवतल दर्पण का उपयोग लिखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के रूप में यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग क्वेश्चन करते डॉक्टर दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि रोगियों के कान नाक गले इत्यादि की जांच की जाती है, इत्यादि की जांच किया जाता है, इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जांच के लिए किया जाता है। आप लोग का ये आंसर कंप्लीट हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। पर चलते हैं नया टॉपिक पे, चिन्ह परिपाटी को आज हम लोग जानेंगे। चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी को हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिएगा, चिन्ह परिपाटी की जब चर्चा की जा रही है तो गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण का पीछे। गोलीय दर्पण में क्या होता है, कभी प्रतिबिंब हम लोग कहाँ बन जाता है, सामने बनता है, ना तो कभी पीछे बनता है। इसलिए इन दोनों स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। इन्हें एक क्या होती है, स्पष्ट करने के लिए, पहचानने के लिए हमें क्या होती है, एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। इसलिए इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए किसका आवश्यकता होती है, एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आजकल प्रचलित चिन्ह परिपाटी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहलाती है। तो हम लोग लिखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है, किसे कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में देखिएगा, परिपाटी, चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है
तो कभी दर्पण के पीछे इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिन्हें हम चीन परिपाटी कहते हैं। आजकल के प्रचलित चिन्ह परिपाटी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहलाते हैं। याद रखिएगा आप लोग एक बात को यहाँ पे नोट करके, आजकल के प्रचलित चिन्ह परिपाटी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहलाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहलाती है। यहाँ पे समझिएगा चिन्ह परिपाटी के बारे में। गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आजकल प्रचलित चिन्ह परिपाटी के निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहलाती है। तो हम लोग इस तरह से जान गए। अब जैसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पहले ध्रुव के मूल बिंदु को मानकर सभी दूरियों को मापी जाती है। तो एक बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिखते चलिएगा आप लोग। ध्रुव के निर्देश चिन्ह की परिपाटी के नियम हम लोग देखते हैं। तो ध्रुव के मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां को क्या की जाती है? मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाती है? आपतित प्रकाश की दिशा में मापी हुई सब किरण क्या हो जाती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाती है? ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाती है? ऋणात्मक होती है। चौथा, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या हो जाती है? लंबवत सभी दूरी क्या हो जाती है? धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां क्या हो जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। मैथ के क्या होती है? ऋणात्मक मानी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो 6 पॉइंट को यहाँ 5 पॉइंट आप लोग को याद रखिएगा। क्या होता है? ध्रुव के मूल बिंदु मानकर सभी दूरी को मापी जाती है। ध्रुव के मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां क्या? मूल बिंदु को मानकर दूरी को क्या कहते हैं? मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाती है? धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाएगी? विपरीत आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाती है? ऋणात्मक होती है। बात रखिएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक होगी।
यानी आप जो दिशा में नापेगा तो वह उसी दिशा में, आपतित प्रकाश को उसी दिशा में माप रहा तो धनात्मक, अब विपरीत दिशा में ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरी क्या हो जाती है, धनात्मक होती है, लेकिन नीचे के बाद लंबवत, ऊपर वाला लंबवत धनात्मक हो गया, नीचे वाला लंबवत क्या हो जाएगी, दूरियां ऋणात्मक होती है, मानी जाती है। इस तरह से आप लोग का कंप्लीट हुआ। कल आप लोगों का इसमें देखिएगा एक फिगर है, आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि कहाँ पे ऋणात्मक होगी, कहाँ पर धनात्मक होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, एक दर्पण बनाया जा रहा है। यहाँ पर जब आप लोग यहाँ से क्या हो जाता है, P हो गया यहाँ पे P ध्रुव हो गया यहाँ पर, और इधर जाएगी, यहाँ इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमको ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक ना, कैसे हुआ देखिएगा, यहाँ से एक आपतित प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पर गया, फिर यहाँ से इसको इस तरह से, अब इसके बाद देखिए फिर यहाँ से ऐसे आपतित प्रकाश किरणें आ रही है और फिर क्या कर रही है, यहाँ पे इस ठीक है ना, सीधा आप लोग खींचिएगा इसको सीधा, यहाँ से करते हुए आप लोग को, तो ये क्या हो गया, इस साइड में जा रही है तो ऋणात्मक, इसको केंद्र को हम लोग क्या मान लेंगे, O मान लिए। यहाँ पर जब O मान लिए यहाँ पर, तब देखिएगा आप लोग इसके बाद यहाँ पर ध्रुव हो गया, ये क्या हो जाएगा, फोकस हो गया आप लोगों का, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। नहीं, ये आपका फोकस कौन हो जाएगा, फोकस ये पॉइंट इधर वाला, ये आपका क्या हो गया, आई केंद्र। अब ये आई हो जाएगा, अब यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा आप लोगों का, केंद्र हो गया। इस तरह से आप लोग का बना, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाता है, क्या बनता है, धनात्मक बनता है। इसी तरह से आप लोग का जो भी सवाल होगा तो इधर विपरीत दिशा में क्या, धनात्मक ऋणात्मक, इधर दिशा में क्या हो गया, धनात्मक होता है। ठीक ना, इसका 3 फिगर है, लेकिन कल आप लोग का 2 फिगर बताया जाएगा आप लोगों को।